हेलिकल मतलब कुंडलीनाकार, और मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ था। और उसके बाद चलो ठीक है, मुझे 0 नंबर। एक अगला क्वेश्चन था, कुछ ये एसी से रिलेटेड था, अल्टरनेटिंग करंट से। इसका आंसर आ रहा था 158 हर्ट्ज, मुझे इतना याद है, एग्जैक्टली याद है मुझे, 158 हर्ट्ज याद आ रहा था। मैंने लिखा था इसका आंसर 1.58 इंटू 10⁻²2 हर्ट्ज मैंने लिखा था। पीटीआई टीचर को लगा कि ये क्या लिख दिया भाई इसने, ये तो 158 है, ये तो 1 पॉइंट लिख रहा है, तो बहुत कम हो गया, बहुत डिफरेंस हो गया इसमें। तो पीटीआई टीचर ने 0 घुमा के दिया। ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर बेस्ड नहीं है, कोई टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का, कोई वन शॉट अभी हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओवरऑल जब हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हम खास तौर से पढ़ रहे हैं, हम क्लास 10th के या क्लास 12th के स्टूडेंट हो सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेनली हमारा जो अभी एक तरह से ना मोटिव रहता है, ठीक है चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है हमने चीज़ों को रटा नहीं, हमने चीज़ों को समझा है, ठीक है सब बातें, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसका डिसीजन होता है आपके रिपोर्ट कार्ड से। आपका रिजल्ट जो आता है, आपकी मार्कशीट जो फाइनली आपके हाथ में आती है, वो ही डिसाइड करती है। वो सिर्फ बोलने वाली बातें हैं कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर हम भारत में वास्तविकता की बात करें तो यही होता है, आपकी एक सिंगल शीट ही डिफाइन करती है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आपके पास एक IIT की डिग्री है तो डिग्री भी एक सीट ही है, और अगर आपके पास नहीं है तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। ये एक रियलिटी है, इसे हम कड़वी रियलिटी कहें या मीठी रियलिटी कहें, दोनों एक ही है। मीठी उनके लिए जिनके पास IIT का सर्टिफिकेट है, कड़वी उनके लिए जिनके पास नहीं है। ये IIT सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही करके मैं हर चीज़ में बात कर रहा हूँ। आप 12th करेंगे, अभी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन आप 12th का दे रहे होंगे बाई चांस, तो 12th के बाद आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, या फिर कोई आप CUT एग्जाम दे रहे होंगे, किसी आप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन चाह रहे होंगे, जो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी होगी, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी, ड्रीम कॉलेज होगा, आप वहाँ जाना चाह रहे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपकी 12th में, या दीदी जी आपकी 12th में कितनी परसेंटेज आई थी। आपको अपनी मार्कशीट देनी होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। पहले ये चीज़ें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती थी, लेकिन अब आपके इलाके की आस पड़ोस की यूनिवर्सिटीज़ जो उतनी ज़्यादा जिनका नाम नहीं है, उनमें भी अब ये चीज़ें वैलिड हो गई हैं। वहाँ पर भी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 12th PCM लिया था तो अब मैं आराम से BSc मैथमेटिक्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल आसानी से नहीं हो सकता। आगे जाके BSc के बाद मास्टर्स करोगे तो जरूरी नहीं है कि आप मास्टर्स जिससे चाहते हो उससे कर लोगे अपने कॉलेज से। आपको एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। यानी आपकी ग्रेजुएशन में या आपके 12th में 10th में उतने मार्क्स आए होने चाहिए। कई ऐसे एग्जामिनेशन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे जिनमें ये आपके लिए एक एलिजिबिलिटी होगी कि आपकी 10th में फर्स्ट डिवीजन, 12th में फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन और मास्टर्स में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें होती है जिसे हम 4 फर्स्ट क्लास कहते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो कि मार्क्स बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, बहुत पूरा फ्यूचर डिसाइड करते ही करते हैं। ठीक है। अब खुद ही सोचो कि आपके सामने कोई 2 स्टूडेंट, 2 कैंडिडेट हैं, आप किसी को जॉब में रखना चाहते हो, आपने वैकेंसी निकाली हुई है, 2 लोग आए, आप शक्ल देख के तो नहीं रखोगे ना उनको अपनी जॉब में, क्योंकि आपको उन्हें पैसे देने, अल्टीमेटली आपको उन्हें सैलरी देनी है। तो आप उसको रखोगे जो ज्यादा इफिशियंट होगा, उसको रखोगे जो आपको ज्यादा कुछ काम कर देगा। और इसका डिसीजन कैसे होगा? शक्ल देख के तो कम से कम नहीं होगा। तो कैसे होगा सर? ऐसे होगा कि आपको उसका बायोडाटा पता हो, आपको उसके बारे में पहले उसका हिस्ट्री पता हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता हो। कैसे पता लगेगा? अल्टीमेटली वो जो मार्कशीट है वही पता लगवाएगी कि अतीत में उसने क्या क्या किया। इसीलिए पूरी कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैंने डिस्क्लेमर आपको दिया कि अभी आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट टाइम बचा हुआ। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करवा रहा, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सुन के बड़ा खुश होते हैं कि यार मार्क्स कुछ डिसाइड नहीं करते, ठीक है जो करना है करो, अपने आप में मस्ती से करो अभी हमारा, लेकिन बाद में ये चीजें पेन देती है, इसलिए शुरुआत में मैंने बता दिया आपको। अब आगे की बात, जो आज का टॉपिक है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी कॉपियां कैसे चेक होंगी, ये टॉपिक है जिसके लिए आप लोग यहां पर आए हैं। मैं अपनी हिस्ट्री भी आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे बोर्ड में मेरा क्या अनुभव था, मेरी शीट्स कैसे चेक हुई थी। मेरे पास मेरी शीट्स की फोटो स्टेट्स हैं, जेरोक्स कॉपी है। मेरी जो 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 12th की 5 कॉपियां मेरे पास रखी हुई हैं। एकदम जो मैंने लिखा हुआ था, एकदम टीचर ने क्या मार्किंग करी है, वो सब मेरे पास एग्जैक्टली रखा हुआ है, अभी पैक करके रखा हुआ है। उसकी एक छोटी सी स्टोरी में आपको एक ग्लिम्स बता दूंगा यहाँ पर, कभी उसको मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए बात हो सकती है और आपको एक सीख देने वाली बात भी हो सकती है, फ्यूचर में आपके काम भी आ सकती है। वो मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे करके मैं हाई कोर्ट तक पहुंचा था अपनी कॉपियों को लेकर। अब आगे डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि मेरा अपना किस तरह का अनुभव रहा बोर्ड एग्जामिनेशन में। 10th का, अगर आप 10th के स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम हमारा बोर्ड रहता है, बहुत सी हमारे सामने दिक्कत आती है, उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि बोर्ड वर्सेस प्री बोर्ड में कैसे कैसे मार्क्स होते हैं, या बोर्ड में फेल होते हैं या नहीं होते हैं, इन चीजों को डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं 12th का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं। एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का था कि
देखो आप अभी उस टाइम आपका चल रहा है जब 2024 का चुनाव होने वाला है। मेरा जब टाइम था 2014 का चुनाव होने वाला था। उस समय 2014 का जब चुनाव होने वाला था, अपने ये चुनाव में क्या होता है कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है, खास तौर से स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके टीचर्स की इधर उधर ड्यूटी लग जाती है, जो कॉपी चेक करने वाले लोग रहते हैं। मेरे टाइम पर ऐसा हुआ था, मेरा उत्तराखंड बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था। अब हुआ ये कि जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं बोर्ड में, जहां कॉपी चेक करने जा रही होती है, उनको बहुत कम टाइम मिला था कॉपी चेक करने के लिए। जहां तक मुझे याद है 10 से 12 दिन का टाइम मिला था, जिसमें उन्हें अपनी पूरी की पूरी कॉपीज को चेक करना था। 10 से 12 दिन में पूरी कॉपीज को उन्हें चेक करना था। तो ऐसे टाइम में उन लोगों ने क्या किया, कोई स्टाफ तो ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि कॉपी को जल्दी चेक करना है, इसलिए तो जल्दी जल्दी कॉपी चेक हुई। यहां तक होता तो चलता, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक उस समय उत्तराखंड की वो जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था उसकी तरह से की गई थी, वो ये थी कि उन्होंने पीटीआई जो होते हैं, पीटीआई टीचर यानी कि जो फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, जो स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं कि फिजिक्स क्या होती है, मैथ्स क्या होती है उस बात से, क्योंकि उनका कोई अपना एक्सपीरियंस इस बारे में रहा ही नहीं है, उनकी कुछ चीजें हैं ही नहीं इससे रिलेटेड, उन लोगों को उन्होंने कॉपी चेक करने के लिए दिया था। एक बहुत कड़वी सच्चाई जिसकी मैं इस मंच से निंदा करना चाहूंगा, वो ये है कि पीटीआई टीचर्स को बोला गया था कॉपी चेक करने के लिए। ये सारे एविडेंसेस न्यूज़पेपर में आए थे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे कॉपी चेक होती है, क्योंकि मेरे पास कॉपियां हैं रखी हुई। ठीक है, ये हुआ, ये इसका एक प्रमुख कारण जो था वो था चुनाव हो रहे थे। अब क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन में टीचर चाहिए थे, टीचर तो वहां चले गए, फिर उन्होंने जैसे तैसे काम निकलवाने के लिए भैया कॉपी चेक करा दो, बच्चों का भविष्य तो उन्हें क्या पड़ी हुई रहने दो, होता रहेगा जो होता रहेगा। कुल मिलाकर उन्होंने पीटीआई चेक कराई, पीटीआई से कॉपी चेक कराई। उसके नुकसान सुन लो। अब उसका नुकसान ये हुआ कि मैं अपने को वहां कैटेगरी में रखता था। मैं सोचता था कि मैं मेरिट में फर्स्ट नंबर पे आऊंगा, मेरिट में फर्स्ट नाम मेरा आएगा, उत्तराखंड बोर्ड में मैं टॉप करूंगा, ये वो सब बातें मैंने सोची थी। स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब के सब यही इसी तरह की कुछ चीजें सोचते थे। लेकिन जब अल्टीमेटली रिजल्ट हाथ में आता है तो पूरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कहाँ मैं सोच रहा था मेरी 98 99% ऐसी कुछ मेरी आने वाली है, मेरी परसेंट आई जहां तक मुझे याद, जहां तक नहीं एग्जैक्टली 82% मेरी आई, पॉइंट समथिंग 413 नंबर मेरे आए 500 में से 413 नंबर आए। जब मैंने मार्क्स देखने चालू किए तो उसमें मुझे इतने अजीब अजीब से मार्क्स मुझे देखने को मिले कि मुझे एक बारी के लिए यकीन नहीं आया कि मेरी खुद की मार्कशीट है। मुझे ऐसा यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी अपने को सोचा ही नहीं था 80 की रेंज में, तो 90 भी आते मैं बहुत कम मानता उसे, लेकिन वो देख लो आप 82 आए। उसमें देखता गया नंबर, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग से नंबर, सब में नंबर देखे देखे। फिजिक्स में मुझे 78 नंबर मिले आउट ऑफ 100। जो 30 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के वो तो मिल गए, क्योंकि ठीक है अपना परफॉर्मेंस अच्छा था स्कूल वगैरह में, लेकिन यहाँ पे मुझे मिले 48 मार्क्स आउट ऑफ 70, जो कि किसी भी तरीके से डाइजेस्टेबल नहीं था। ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, प्लीज मतलब प्लीज क्या सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो मत सुनो। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आज से पहले कभी शेयर नहीं किए यहाँ पे। तो कुल मिलाकर 48 नंबर मेरे आए। फिर मैंने यार हिसाब किताब लगाना चालू किया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ले कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकता। मैं नींद में जाकर भी पेपर देता तो मैं इससे ज्यादा ही नंबर लेके आता, ये मेरा अपना खुद का मानना था। अब होता ही है कि किसी के नंबर कम आए तो अक्सर लोग एक्सक्यूजेस देते ही हैं, तो मैं भी दे रहा था। तो अब समझने वाले समझ रहे थे कि हाँ हो सकता है, लेकिन अधिकतर तो यही रहता है कि यार हाँ इतना ही किया होगा, अब क्या ऐसा थोड़े ना होता है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स मेरे साथ थे, और इस तरीके से मेरे फादर ने ऐसा कर करके एक जेरोक्स वगैरह, उन दिनों आरटीआई का ये रूल था, अभी भी है, आरटीआई करके हमने कॉपियां अपनी मंगवा ली। कॉपियां 5 की 5 मंगाई। मेरे ख्याल से उस समय 500 रुपीज की एक कॉपी वो सेंड कर रहे थे, तो कुल मिला के 2500 रुपए देके 5 कॉपियां मंगवा ली मेरे पेरेंट्स ने। और वो घर में जब कॉपियां आई, फिर जब मैंने कॉपियों को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये किस तरह की लोचेबाजी यहाँ पर की है। और मुझे बड़ा दुख है आज भी जानकर कि ऐसा कैसे किया सकता है किसी स्टूडेंट के साथ, किसी इस तरह की चीज़ों के साथ, क्योंकि उनके लिए मात्र ये चीज़ें ऐसी रहती हैं कि यार एक पेपर दे दो या फिर कॉपियाँ चेक कर दो, काम निपटा दो। लेकिन सामने वाले की बहुत बहुत अपेक्षाएं रहती हैं स्टूडेंट जैसे जो कि पढ़ते हैं साल भर। ये बहुत बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, मैंने देखा शुरुआत के पहले पेज में मैंने 3 क्वेश्चन किए थे फिजिक्स के, जो 1-1 मार्कर आते थे हमारे टाइम पे, आपके उसमें भी आते होंगे। 1-1 मार्कर थे, 3 क्वेश्चन थे मेरे। पहले क्वेश्चन 0 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 0 नंबर, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मुझे ऐसे कुछ शायद 1 नंबर था, उसमें दिया था उसमें नंबर। अब सुनो, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन अगर मैं बता दूं आपको, क्योंकि बात ना छिड़ गई है, मैं वैसे इतना बताना नहीं चाह रहा, लेकिन निकल गई है बात, थोड़ी सी बोल के निकल ही लेता हूं। तो पहले क्वेश्चन में कुछ वैसा था कि यार कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल पर जाता है तो बताओ उसके पाथ पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा था। या फिर कुछ ऐसा था कि 30 डिग्री एंगल पर जाता है, तो शायद आपको समझ में आता होगा अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट 12th के, तो वह हेलिकल पाथ पर जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री पर जब वो जाएगा, आप मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगा तो उसका एक कॉम्पोनेंट यहां जाएगा, एक कॉम्पोनेंट यहां जाएगा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट उसको वर्टिकल मोशन में ले जाएगा। तो कुल मिलाकर आप शायद जानते हैं किसी एंगल पे जब वो जाता है तो वो हेलिकल पाथ को शो करता है। हेलिकल मतलब कुंडलीनिकार, और मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ था। और उसके बाद चलो ठीक है, मुझे 0 नंबर। एक अगला क्वेश्चन था, कुछ ये एसी से रिलेटेड था, अल्टरनेटिंग करंट से। इसका आंसर आ रहा था 158 हर्ट्ज, मुझे इतना याद है, एग्जैक्टली याद है मुझे
158 हर्ट्ज आ रहा था। मैंने लिखा था इसका आंसर 1.58 इंटू 10⁻² हर्ट्ज मैंने लिखा था। पीटीआई टीचर को लगा कि ये क्या लिख दिया भाई इसने, ये तो 158 है, ये तो 1 पॉइंट लिख रहा है, तो बहुत कम हो गया, बहुत डिफरेंस हो गया इसमें तो पीटीआई टीचर ने 0 घुमा के दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अरे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे था, मेरी नजरों में ये स्टैंडर्ड वे था, ये सही मायनों में स्टैंडर्ड वे। क्योंकि जब हम पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं क्लास 11th में पहली बार आकर, हमें सिखाया जाता है कि फिजिक्स में चीजों को लिखने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है साइंटिफिक वे में, तो वो लिखा ऐसे ही जाता है। अब खुद सोचो 3 × 10⁸ अगर मैं मीटर पर सेकंड में बोलता हूं कि लाइट की स्पीड है, और मैं बोलूं नहीं जी नहीं ये नहीं है स्पीड, 8 बार 0 लगाओ वो है, 8 बार 0 लगाओ वो है स्पीड, तो क्या ये ज्यादा कन्वीनियंट है ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला कन्वीनियंट है। मैं ये नहीं कह रहा गलत नीचे वाला है, दोनों ही सही है, लेकिन अगर मोर प्रिसाइजली भी बात बोली जाए तो कम से कम ऊपर वाला सही है। और उसमें भी अगर आप बोलो नहीं जी ऊपर वाला, तो पूरी तरीके से गलत है। वही मेरे साथ किया गया, 0 नंबर। वाह, ऐसा कुछ हुआ था। तो कुल मिलाकर ये मैंने सिर्फ पहले पेज की घटनाएं बताई। इसके बाद आगे आगे आप जाते रहोगे, ये तो पहले नंबर में मेरे ऐसे उड़ गए नंबर। ठीक है, अब आपको पता है जो स्टूडेंट रखता है ये अपने दम रखता है, ऐसा मानता है कि भाई मैंने मेरिट में फर्स्ट नंबर आना है, उसके लिए 1 नंबर कटना ही पूरा मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओ समझ लो वाली बात होती है। यहाँ तो 2 नंबर मेरे पहले पेज में ही कट गए। उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मुझे 2 नंबर, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मुझे 3 नंबर, मतलब किसी में भी पूरे नंबर नहीं मिले। तो कहने का मतलब मैंने आगे सब कुछ किया था, जो भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे सब में 2 नंबर। यानी टीचर का कहने का मतलब है कि मैं पूरे दे रहा हूं तुम्हें, चिंता मत करो, क्योंकि उनकी नजरों में 3 में से 2 मतलब मैक्सिमम है। उसके बाद 5 वाले में सब में 3, बस ऐसा करते करते मेरे सारे नंबर उड़ गए और 48 नंबर मेरे आए। अब ये बात मैं किसी को बोलूं कोई यकीन ना करे, लेकिन मेरे पास कॉपी है, आप यकीन करें ना करें खैर जो भी है, लेकिन जो मैं इतना कह पा रहा हूं अभी, मैं कह रहा हूं कि सच में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, यानी उत्तराखंड में उस समय ऐसा हुआ था। जो भी उस समय वहां के चीफ थे, मुझे उनका नाम याद था कुछ टाइम तक, अब मैं भूल गया। ठीक है, एम से कुछ नाम था उनका, जो सचिव थे उस समय। तो कहने का मतलब यही हुआ। अब मैंने क्या किया अपने एंड से, फिर मैंने कॉपियां खराई, फिर मैंने एक एक करके जो मेरे रिसोर्सेज थे जहां से मैंने चीजें पढ़ी हुई थी, मैंने एक एक करके डिटो क्वेश्चंस निकाले। 158 हर्ट्ज बिल्कुल आंसर आ रहा था, निकाला, बिल्कुल मैंने निकाला, जगह जगह निकाली। उन पे मैंने वो जो आपके स्टिकर्स होते हैं वो लगाए, जो बेसिकली वो होते हैं ना पिंस टाइप के होती हैं, वो लगा दी बुक्स में, ताकि मैं एक साथ दिखा सकूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ करके उनको मार्क कर दिया मैंने ऐसे करके। फिर मैंने जब बताया घर में, तो फिर पहले मेरे स्कूल गए, तो फिर उसके बाद स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह को बताया चीज़ें। प्रिंसिपल ने, मेरे प्रिंसिपल प्रधान चर जी ने जो थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे टीचर्स जो थे उनको भी दिखाया, उन्होंने भी किया, लेकिन वो मुझे वाइब नहीं आई, सच बता रहा हूँ, मुझे वो वाइब नहीं आई टीचर से, क्योंकि टीचर ने बड़ा मतलब घुस के देखना था कि यार हाँ बिल्कुल सही है, कॉपी भी सामने रख दी, अब तो देख ही ले। मुझे यार सच में लिटरली वैसी वाली वाइब नहीं आई टीचर से, एक अपनापन नहीं मिल पाया टीचर की तरफ से। ठीक है, जो भी है खैर, नहीं मिला, लेकिन पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। और इस तरीके से फिर लास्ट में ये तय हुआ, कुछ टाइम बाद की तय हुआ। पहले तो एप्लीकेशन मैंने लिखकर भेजी, मैंने एक बहुत लंबी सी एप्लीकेशन लिखी थी, अपने शब्दों में मैंने एक एप्लीकेशन लिखी 2-3 पेज की। अब सचिव जो वहाँ के थे रामनगर उत्तराखंड में उनका वो होता था, उनको मैंने भेजी। उनको भेजने के बाद फिर ये तय हुआ कि यार अब उनका फिर रिप्लाई कुछ टाइम बाद, बहुत देर बाद उनका कुछ रिप्लाई आया। उन्होंने लिखा कि आपके उसमें कुछ इन मानदंडों के आधार पर मार्किंग करते हैं कि आपको कहीं पे 0 दिया गया हो या फिर ये हो वो हो, ऐसा कुछ उन्होंने। तो मैंने उनको रेफरेंस के साथ सारी चीजें लिख के दी, पेज नंबर के साथ सब कुछ, पता नहीं क्या क्या मैंने उनको पोस्ट करके दिया। और उसके बाद पोस्ट करके दिया, कई टाइम तक उनका रिप्लाई नहीं आया, फिर शायद रिप्लाई आया भी हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ भी हो। उसके बाद मैं चले गया रामनगर, सीधे देहरादून से। मैं देहरादून से रामनगर गया, मेरे साथ कोई थे, उनके साथ चले गया मैं। ठीक है, मैं चले गया और फिर वो अपने काम से जा रहे थे, मैं अपने काम से जा रहा था। तो कुल मिला के मैं रामनगर चले गया, वो रामनगर में जा रहे थे, लेकिन इस बोर्ड से संबंधित नहीं, वो व्यक्ति किसी और काम से जा रहे थे। तो ऐसे ही हम चले गए और मैं चले गया वहाँ पे। मैं अगले दिन मिला वहाँ पे, उनसे जाके मिला, उनके ऑफिस में गया, रामनगर का जो ऑफिस था वहाँ गया। वहाँ पर मुझे मैं अभी बता देता हूँ आपको कहानी, क्योंकि उन्होंने कहीं बताई नहीं पहले। फिर मैं गया, पता किया, मेरे साथ एक वहाँ के अच्छे सम्मानीय व्यक्ति थे, जो वहाँ के मतलब जिनका अच्छा खासा जान पहचान वगैरह थी। जान पहचान कहने का मतलब कि जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि यहाँ जाओ ऐसे करके वाला। तो उनके साथ मैं गया और फिर वो बाहरी पे रहे गेट में, फिर मैं अंदर चले गया। और 12th क्लास के बाद आप जानते ही कोई इतनी बहुत बड़ी उम्र ऐसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गया, मैं मिला वहाँ से। सचिव नहीं थे वहाँ पे, जो उनके उप सचिव होते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, सचिव जो थे वो छुट्टी पे थे, ऐसा कुछ था। उसके बाद मैं गया, उन्होंने मुझे इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में, और मेरे साथ मतलब एक तरह से कटाक्ष टाइप का जो होता है वैसे, मतलब वैसे वाली उसमें बातें करी। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं रहा कि एक तरह संवेदना जिसे कहते हैं वो वाली बातें नहीं रही। मतलब वही रहता है कि एक टैश टाइप का रहता है, अपना ऑफिस में बैठे वाला हिसाब किताब, वो वाला लगभग रहा उनका। मतलब इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि जिसे मतलब ये होना चाहिए था अपनापन टाइप का। मेरे सामने कोई आता मैं ऐसा रखता, लेकिन इस तरह से उतना नहीं मिला, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार भी नहीं किया, लेकिन जो भी है ठीक था मतलब।
ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे उपसचिव या कोई थे उनके भेजा, मुझे याद है कि उन्होंने हाँ अच्छे से मेरी बात को सुना, समझा क्या क्या कहना चाह रहा। फिर उन्होंने मुझे कुछ इस तरह की बातें कही कि आपको ना केस वगैरह करना पड़ेगा, वो टीचर पे ही करना पड़ेगा, वो करना। मेरे मन में आ रहा था कि यार सीधे आपके सामने सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है, सब कुछ है आपके पास, तो चीज़ें अथॉरिटी इतनी होनी चाहिए कि आप एकदम से पता करो, अब क्या केस लड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर मैं आ गया घर को। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर नैनीताल हाईकोर्ट में केस डाला गया, अपने फादर के साथ मैं नैनीताल गया, वहाँ जाके केस डाला गया, और केस डाल के फिर उस पर सुनवाई ये वो सो पता नहीं क्या क्या। फिर उनके रामनगर से मेरे पास एक लेटर आया, उसमें बोल रहे हम आपका एक नंबर बढ़ा के दे रहे हैं, 413 से 414 कर दिया, और केमिस्ट्री में करे हुए, केमिस्ट्री में मेरे नंबर 88 से 89 कर दिए। केमिस्ट्री में भी नो डाउट, केमिस्ट्री फिजिक्स में मेरी बहुत बेकार मार्किंग हुई थी, मैथ्स में मैं मानता हूँ बहुत अच्छी मार्किंग हुई थी, 93 नंबर मेरे आए थे, और बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब इसे मैं कह सकता हूँ कि किसी टीचर ने ये मेरी चेक की हुई कॉपी, क्योंकि उन्होंने मेरी जहाँ पे बहुत छोटी गलतियाँ थी उन्होंने बिल्कुल काटा, और मैं बिल्कुल खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने उसको काटा। 7 नंबर मुझे एग्जैक्ट पता है कहाँ से क्या क्या कटा था मेरा। लेकिन ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो उन्होंने अफलातून तरीके से यहाँ पे मार्किंग की थी, उसके खिलाफ मेरा प्रदर्शन था। कुल मिला के उन्होंने फिजिक्स को छुआ भी नहीं, और 88 का 89 करके मुझे भेज दिया लेटर कि लो आपने आपके 89 कर दिया, आपके स्कूल में आपकी मार्कशीट आ गई, नई वाली ले लो। कुल मिला के इस तरह से चल रहा है यार, पता नहीं कितने साल तक केस चलता रहा ऐसी, मतलब ये लगा लो कि केस, अब पता है आपको केस का क्या है, कोई खास ऐसा हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे करके अब मैं ये केस लड़ता वहाँ बैठ के कि अपना कॉलेज वगैरह करता, क्योंकि उन दिनों तैयारी वगैरह भी चल रही होती है 12th के बाद, आप जानती है एंट्रेंस वगैरह की। तो इस तरीके से लगभग ये मामला ठंडे बस्ते में चले गया। उन दिनों थोड़ा शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा ये था कि यार मैरिड, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि अब ठीक है यार, क्या करें जो भी है ठीक है। तो कुल मिला के ये जो बातें मैंने बोली, मेरे पास कॉपी वगैरह इसकी पड़ी हुई हैं अभी की डेट में भी, क्योंकि मैंने कहा कल को मुझे मान लिया उत्तराखंड का राज्य किसी रामनगर बोर्ड के भाई कॉपी चलेगा, वो बोलेंगे कि आप मेरे पे एलिगेशन कैसे लगा रहे हो, तो मैंने बोल सकता हूँ सर एलिगेशन लगाने के लिए पूरी कॉपियां हैं मेरे पास, आप देखिए, आप सुन तो ले मेरी बात को एक बार। तो कुल मिलाकर कहना चाह रहा हूँ कि चले ही जाए उन तक ये बात तो बहुत मजा आ जाए, लेकिन जाएगी नहीं यार, आप लोग शेयर वगैरह तो करोगे नहीं, ठीक है। तो मुझे बहुत, मतलब जब मैं सोचता हूँ तो फिर थोड़ा सा बहुत गुस्सा भी आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो यार क्या गुस्सा, अब क्या, वो तो जो भी होंगे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब मैंने आपको ये अनुभव बता दिया, मैं आपको बताने कुछ और आया था, लेकिन मैंने आपको बताया ये भी होता है चेकिंग में, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के साथ जरूरी नहीं है हर किसी के साथ हो, जैसे मेरे साथ हो गया, मैंने कॉपी मंगा दी, वो मुझे पता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं ऐसा हुआ क्यों था, तो उसके पीछे अपने हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना नेग्लेक्ट किया जाता है एजुकेशन को अपने वहाँ पर, कितना बड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है करके उन्होंने इस तरह से टीचर्स का ये किया, और कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से तो काम निपट गया, कॉपी चेक हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन एक एक इंडिविजुअल, ऐसा मैं ही नहीं होऊंगा, ऐसे बहुत होंगे और भी लोग। अब कुछों पे मैं तो चलो फिर भी है, कुछ तो फेल हो गए होंगे ना, सोचो आप, कुछ तो फेल भी हो गए होंगे ना। अब जो फेल हो गए होंगे उनका सोचो पूरा साल बर्बाद हो गया, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा होगा कि हम कॉपी मंगा लें, ये कर ले वो कर ले। अगर आप भी रहोगे तो उनके घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस खास नहीं रहा होगा पीछे। तो ये एक तरह से किसी की लाइफ को र्यून करने वाली बात है, बर्बाद कर देने वाली बात है जो उस समय की गई थी। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक में, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बनाते हुए, माहौल अजीब सा हो गया। बोर्ड्स वर्सेस प्री बोर्ड में हम आते हैं। अब देखो, आप 10th के हो, 12th के हो, कोई भी हो, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप लोगों ने दिए थे, तो उस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ना एक डाउट रहता है कि सर हमारे प्री बोर्ड में हम हो गए फेल, ये हो गए वो हो गए। मैंने पहले भी बताया था, मेरे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 47 मार्क्स आए थे 100 में से मैथमेटिक्स में, ठीक है, और 93 आए थे 100 आउट ऑफ 100 मेरे बोर्ड्स में। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा मैंने जस्ट एक रेफरेंस दे दिया, क्योंकि मैं दूसरे तीसरे की बात तो नहीं करूंगा ना, मैं अपनी बात कर सकता हूं कि क्या मैंने किया, कैसे किया, क्या किया। अब ये मार्क्स जो है, मैंने पहले भी इस बारे में जिक्र किया कैसे कैसे आए, क्या क्या आए, इसमें कोई गलती नहीं है। 47 मार्क्स मेरे आए तो आए, टीचर ने बिल्कुल सही मार्किंग की। 93 के बारे में मैं वो हूँ, क्योंकि कॉपी मेरे हाथ में थी, अब मुझे पता है कि हाँ ये मार्किंग भी सही हुई, 93 सही आए मेरे, वरना जो नंबर्स कटे मुझे एग्जैक्टली पता है कहाँ कहाँ छोटे छोटे नंबर कटे हैं मेरे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात इस तरह की। अब इसमें ये परिवर्तन कैसे हुआ, देखो, नो डाउट कि प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ बनाया जाता है, कंपैरेटिवली टफ बनाया जाता है। उसमें मार्किंग टीचर ये नहीं करते, क्योंकि जो हमारे 12th जो टीचर्स होते हैं, हमारे क्लास टीचर जो टीचर होते हैं क्लास में मैथ्स वगैरह पढ़ाने वाले, और वो लोग थोड़ा जानते हैं कि यार ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। तो कहीं ना कहीं जब वो कॉपी चेक करते हैं और राइटिंग से पहचान जाते हैं, नाम से पहचान जाते हैं, रोल नंबर से पहचान जाते हैं कि वो बच्चा है, तो उनके मन में एक माइंडसेट आता है कि उसकी कॉपी में चेक कर रहा हूँ, ये आता है। लेकिन बोर्ड में ये नहीं आता, बोर्ड में नहीं पता कौन कितना मेरिटोरियस है, उसकी कॉपी बताएगी कि उसने साल भर पढ़ा या नहीं पढ़ा वाली बात आती है। तो ये कुछ बातें रहती है मैथ्स में। लेकिन जब प्री बोर्ड की बारी आती है, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पत्थर दिल बन जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि यार हम इसको जानते हैं, पहचानते हैं, ये बच्चा कैसा है क्या नहीं है, इसलिए मार्किंग वैसी करते हैं जैसी करनी चाहिए। हो सके तो थोड़ी और सख्त कर देते हैं, थोड़ी सी गलती होती है वो पूरा काट देते हैं। इस तरह के काम प्री बोर्ड में किए जाते हैं, पेपर को कंपेरेटिवली टफ बनाया जाता है, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट को मजबूत बनाने की कोशिश रहती है स्कूल टीचर्स की तरफ से। तो ये रहता है, ठीक है, अच्छा था। अब इसमें क्या रहता है ना, अपने को एक आइडिया लग जाता है कि यार ये हाल चल रहा है, आप सोच रहे मेरिट में फर्स्ट आने की, हाल चल रहे आपके 100 में से 47, तब फिर स्टूडेंट थोड़ा बहुत अपनी तरफ से देखता है क्या गलती रह गई, क्या हो गया, क्या हो गया, तो अपने आप को एक लेवल को जांचने का मौका मिलता है। मैं कहना चाह रहा हूं यही काम आप प्री बोर्ड में हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं।
आपके मार्क्स कैसे भी आए हों आप देख लो, ऐसे ही कुछ होंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है, क्योंकि पास होते होते ही तो बच्चा में 33 पे पास होते हैं, वरना फेल ही समझो यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग ऐसे ही मार्क्स रहते होंगे प्री बोर्ड में, आपके मार्क्स हो सकता है ज़्यादा आए हो, 60 आए हो, 70 80 आए हो, तो आप देख लो क्या है। तो अल्टीमेटली ये खास मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है प्री बोर्ड के मार्क्स। तो मैंने बोल दिया आपको 47, आपको क्या पता कितने आए थे, वो तो मुझे याद है इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो वैसे ही अल्टीमेटली आपकी जो शीट रहती है उसमें ये देखा जाता है कि ये मार्क्स कितने आए थे। मार्क्स अल्टीमेटली वैसे उतना मैटर नहीं करते एक अर्थों में, लेकिन दूसरे अर्थों में करते भी हैं, ठीक है। आपको अल्टीमेटली मेन बात ये होती है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। अभी 100 में से 100 नंबर जिसके आए भी होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, अब क्या उन्हें सब कुछ आ रही है मैथ्स की चीजें, वो सब बातें, ऐसी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो लेकिन मार्क्स एक कम से कम एक पैरामीटर है जो समझाता है कि यार 93 आए, हाँ ठीक ठीक लगभग आता ही होगा थोड़ा बहुत, तभी आए 93 टाइप के मार्क्स, और स्टेट बोर्ड में आए मार्क्स है, ये सीबीएसई में आए हुए मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो एक इस तरीके की बात मैंने आपको लगभग बताई। तो आप ना बोर्ड्स में क्या करना, आप अपनी तरह से निश्चिंत रहना। मैंने आपको एक कहानी सुनाई अपनी वाली कि यार ऐसा ऐसा मार्किंग होती है, देखो वो जो हो गया हो गया। अब उन्होंने भले ही मेरे मार्क्स कम दिए, लेकिन क्या वो मुझे जो चीजें उससे मैं नॉलेज आई, क्या वो उसे छीन पाए, नहीं छीन पाए। तो कहने का मतलब है होता है, मैं खुद कह रहा हूं कि एक स्टूडेंट के लिए बेकार बात होती है कि यार उसके साथ उसके वर्क के साथ हार्डवर्क के साथ जस्टिस नहीं हो पाया, ये सब बातें। लेकिन यार अल्टीमेटली लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो कोई कुछ नहीं ले सकता आपका, क्योंकि विद्या ऐसी चीज है, मतलब कहते हैं ना कि यार न चौर हार्यम न भ्रात भाज्यम, ऐसा करके एक विद्या के बारे में एक है कि यार जिसे चोर नहीं चुरा सकता, ना भाइयों के बीच में बढ़ सकती है, ना ये हो सकता है, ना वो विदेश में भी आपकी मित्र है, वो ऐसी चीज है, वो है विद्या, वो है शिक्षा। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन जो आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप टाइम डिवोट कर रहे हो, तो वो आपकी काम आएगी ही आएगी, उसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। और मार्क्स आपके बाय प्रोडक्ट हैं जो आपको मिलके रहेंगे ही रहेंगे। अगर नहीं होगा आपके मार्क्स इस बार गलत चेकिंग अगर आपकी हो गई तो मुझे बता देना, इस बार तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में फेल होते हैं नहीं होते, अगला क्वेश्चन है सर बोर्ड में फेल होते नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बोर्ड में फेल हो भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अक्सर क्या होता है, जैसे स्टेट बोर्ड में तो हो जाते हैं, खैर आराम से हो जाते हैं फेल, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं होता, यहाँ तो बहुत होते हैं फेल। लेकिन सीबीएसई वगैरह में, आईसी में फेल होने का रेशो उतना कंपेरेटिवली ज्यादा नहीं होता, वहां कम होता है। स्टेट बोर्ड में तो उड़ जाते हैं बच्चे, पता भी नहीं चलता, बैच के बैच गायब हो जाते हैं। मतलब अगर बच्चों ने 70 बच्चों ने पेपर दिया था तो भैया 60 फेल हो गए, ऐसा हो जाता है, आराम से हो जाता है, पूरा स्कूल ही फेल हो जाता है, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि गलत मार्किंग हुई, वो सच में ही फेल हो रहे होते हैं, उनके मार्क्स नहीं होते। ये जमाना उस समय का था लगभग जब लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, 12th फेल आप सबने देखी है, वो इसी वाली बातें। तो उस तरह का इतनी सुविधाएं वगैरह लोगों के पास नहीं है, पढ़ने का तरीका नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो फेल हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में थोड़ा बहुत बच्चे अवेयर हैं, चाहे वो गाँव में भी क्यों ना रह रहा हो, लेकिन वो पूरी तरीके से कनेक्टेड है दुनिया के साथ, वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं यूट्यूब में, तो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जो थोड़े सिंसियर होते ही हैं। तो फेल होते या नहीं होते, तो यार देखो नहीं लिख के आओगे तो फेल हो गए ही हो गए। और इन धारणाओं में मत पड़ना कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई इंक फेंक देने के भी नंबर मिलते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ आपको नंबर मिल ही जाएंगे, टीचर की मजबूरी, इतनी भी मजबूरी नहीं हो गई भाई, इतनी भी मजबूरी नहीं होगी टीचर की कि आपको नंबर देके रहेंगे, आप वहाँ पे कुछ भी गाना वाना लिख दो ऐसा करके। ऐसे कुछ मिथ्स रहते हैं, ऊट पटांग सी चीजें बच्चों को बताई जाती है कि कुछ भी लिख देना, गाना लिख देना, खान लिख देना। टीचर का दिमाग घूम गया ना, जीरो जीरो तो देगा ही देगा, आपका घर में आपको लेटर लिख के भी भेज देंगे कुछ, ठीक है। तो ऐसा वाला तो नहीं करना कि हमें गाना वाना लिखना, ये करना वो करना। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उस क्वेश्चन से रेलेवेंट कुछ चीजें जो भी आपको क्वेश्चन में समझ में आ रही है वो लिखो, लेकिन ये बहुत एक लास्ट की चीज है, इसको फर्स्ट चीज मान के मत चलो कि प्राइमरी मत वो दो इसको तवज्जो कि यही करूंगा मैं, यही करूंगी। वो बहुत लास्ट की चीज है कि यार आप रिलेटेड फॉर्मूला लिख दो, कुछ भी लिख दो। मतलब होता ही है कि कुछ चीजें हमें रह जाती है, भूल जाते हैं, या एग्जाम में हम उसे नहीं समझ पाते, रहता ही है ऐसे एक आधे क्वेश्चन, उनमें आप ये काम कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यार एग्जाम में ना फेल हो जाते हैं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, ये मान के चल लो। स्ट्रेटेजीज जो देते हैं वो देते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको पास कैसे होना है। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे करें, मेरी बोर्ड एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस है, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th की 12th की, स्पेशली 12th के लिए। 10th के लिए भी मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम मिले, अगर आप में से 10th के बच्चे देख रहे हो तो मैं नीचे 10th के लिए वन शॉट्स बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल 12th के लिए वन शॉट्स बने फिजिक्स और मैथ्स में। 12th के स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हो सकता है आप मुझे फर्स्ट टाइम आज देख रहे हो, आपने कभी आज तक देखा ही ना हो। अगर आपकी फिजिक्स और मैथ्स है, इन दोनों में मैंने आपकी बहुत बड़ी हेल्प की है। मैंने माय डियर वन शॉट्स बनाए अभी आप लोगों के लिए, और किसी के लिए नहीं बनाए, मैंने वन शॉट्स बना रखे फिजिक्स के और मैथ्स के, 2-2 घंटे के लगभग मान के चल लो, एवरेज है, एक एक चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आप वो देख ले रहे हो वन शॉट, तो आपको चैप्टर आराम से समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं एग्जाम में कुछ कर सकता हूँ। देखो क्योंकि एग्जाम जो बन रहा है वो 1 साल की तैयारी आपको रहती है, उसमें करनी होती है, एकदम से नहीं हो गया एग्जाम की कल बोला आज हो गया। एग्जाम के आपको पहले दिन से पता था कि मेरा एग्जाम बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ये सब बातें।
तब प्रिपरेशन नहीं करी, मैं बोलता हूं चलो कोई बात नहीं, नहीं करी तो नहीं करी। लेकिन अब भी अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते, अब भी आप चाहते हो कि किसी भी तरह से हमारा हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, कोई एक ऐसी एडवाइस बोले, कोई एक मंत्र बता दे, हम उसको पढ़ पुढ़ के मंत्र को पढ़ते रहे रात भर तो हमारा कुछ हो जाए, या कोई कुछ बोले कि पानी को मिक्सी में डालो, उसके बाद उसमें हरा धनिया चटनी वगैरह बना के उसकी चटनी बना के पी लो, ऐसा करके कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। अब जितना टाइम बचा हुआ है उसमें चीज़ों को करो। एक फाइनल एडवाइस देना चाहूँगा वो ये कि अब ये मत सोचो, अगर साल भर नहीं पढ़ा, ऐसे स्टूडेंट अगर आप हैं, अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई, तो भाई अपना पासिंग मार्क्स के लिए सोचने की कोशिश करो, या डिसेंट स्कोर के लिए सोचने की कोशिश करो, 60% के लिए सोचने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप बोले नहीं जी हम तो 95% के ऊपर बात ही नहीं करेंगे अभी भी, भले हमने कुछ पढ़ा नहीं तो मत करो ऐसी बातें, क्योंकि इससे फेल हो जाओगे फिर आप। मैं और बाकी सब सोचो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ भी लेवल की कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो इन चक्कर में मत पढ़ते रहो आपके 90% ही लाने हैं। मुझे कहां से ले आओगे 90%? बाकी जो स्टूडेंट मेरे से साल भर पढ़ते रहे, जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने 90 नहीं, वो तो 99 100% वाले हैं, वो आराम से अपना कवर करते रहो। बाकी जो नहीं है वो क्या करो, स्कोरिंग चैप्टर्स को पकड़ लो। नहीं समझ में आ रहे स्कोरिंग चैप्टर, ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं मैं, स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से हैं, कैसे कैसे करने हैं, क्या क्या उनके नोट्स होंगे, सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको वन शॉट्स के लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह मिल जाएगा, वहां से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। होपफुली स्टूडेंट्स आज का जो सेशन था, जो मैंने बताने की आपको कोशिश करी है, ये आपके कुछ ना कुछ काम आएगा। आप इस पर कुछ ना कुछ अमल करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को आप समझोगे, अमल करोगे, कुछ ना कुछ आप समझोगे जो मैंने बातें आपको बताई थी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, ये जो मैंने आपको अपना अनुभव शेयर किया, जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं किया था, अगर आपको ये सही लगा, आपको लगा कि इसमें से कुछ ना कुछ काम की चीज़ तो थी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें यार, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो अनुभव बताया ऐसी नहीं कि हवा हवाई में चल रही है बातें। और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी वीडियो लेक्चर्स मेरे डेली आ रहे हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करें, वन शॉट्स वगैरह। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।